स्काई सिटी, लॉर्ड डेविल का मेन पैलेस। मूनलाइट रिन में रात हो चुकी थी। आसमान में वो नीले और लाल रंग के दो जादुई चांद पूरी तरह से खिल चुके थे, जिनकी ठंडी रोशनी स्काई सिटी के उस तैरते हुए महल पर पड़ रही थी। महल के उस विशाल और खूबसूरत मीटिंग हॉल में आज एक बहुत ही खास और सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। हॉल में मौजूद ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो ये ना जानता हो कि ध्रुवांश ही लॉर्ड डेविल है। लेकिन फिर भी पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन छाया हुआ था। इस खामोशी की वजह था उनके बीच बैठा एक नया चेहरा, एम्परर शिवाय। उस विशाल ऑब्सिडियन पत्थर से बनी गोल मेज के एक छोर पर ध्रुवांश बैठा था। ध्रुवांश की एक तरफ आयत बैठी थी और दूसरी तरफ खुद शिवाय बैठा हुआ था, जो अभी अभी द्रोणा से रिजाइन देकर यहां आया था। उनके अलावा मेज पर महान कारीगर रिकार्डो, जैक, हडसन, डार्क आर्मी के एल्डर रैल और सेकंड एल्डर और लकी के दादा सजीवन व उसका बड़ा भाई मौजूद थे। कमरे के कोनों में वुल्फ ट्राइब और हेल डीमंस के कमांडर्स, जो छोटी टुकड़ियों को लीड करते थे, बहुत ही इज्जत से सिर झुकाए खड़े थे। फमीलिया और ई गेट के हादसे के बाद ड्यू ने मूनलाइट की सिक्योरिटी और ट्रेनिंग को बहुत ही हार्डकोर कर दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि खुद ड्यू इस मीटिंग में मौजूद नहीं था। ड्यू न्यू सिटी में था। वो खुद ग्राउंड लेवल पर हर एक चीज की जांच कर रहा था। कल मूनलाइट के उस बड़े फंक्शन में डीएच लैंड, फमीलिया और ई गेट के बहुत बड़े बड़े लीडर्स आने वाले थे। ड्यू कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर वहां किसी मेहमान को एक खरोंच भी आई तो उसके मास्टर का नाम खराब होता, जो ड्यू को अपने मरने से भी ज्यादा नामंजूर था। ध्रुवांश ने मेज पर पसरी उस खामोशी को देखा। वो समझ गया कि मूनलाइट के लीडर्स शिवाय की मौजूदगी से थोड़े अनकंफर्टेबल हैं। ध्रुवांश ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डरो मत, शिवाय भाई मेरी असली पहचान यानी डेविल होने का राज जानने वालों में सबसे पहले इंसान थे, और इनके पास उस वक्त बहुत अच्छा मौका था मुझे खत्म करने का या मेरी पहचान पूरी दुनिया के सामने उजागर करने का। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। औरतों और लकी को बचाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो आप सब बिना किसी चिंता के इनके सामने बोल सकते हैं। ये सुनकर मूनलाइट के लीडर्स ने राहत की सांस ली और शिवाय को इज्जत से ग्रीट किया। शिवाय ने भी बहुत ही चिल अंदाज में हाथ हिला दिया। तभी ध्रुवांश ने मेज पर एक खाली कुर्सी को देखते हुए पूछा, वैसे ये लकी कहाँ है? उसको भी तो इस मीटिंग का इनवाइट भेजा था ना मैंने। उसकी सजा तो खत्म हो गई है। ये सवाल सुनते ही लकी के दादा सजीवन का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो बहुत गंभीर हो गए। जी लॉर्ड डेविल, सजीवन ने कांपती आवाज में कहा। मैंने उसे इनवाइट दिया था, लेकिन जब मैं अभी मीटिंग से पहले उससे मिलने उसके कमरे में गया तो वो वहां नहीं था। मुझे उसके बिस्तर पर सिर्फ ये कागज का टुकड़ा मिला। सजीवन ने अपने कांपते हाथों से वो मुड़ा हुआ कागज निकाला। कमरे में खड़ी एक वुल्फ मेट तुरंत आगे आई। उसने वो कागज सजीवन से लिया और बहुत ही इज्जत से झुककर वो कागज लॉर्ड डेविल के हाथों में थमा दिया। ध्रुवांश ने उस कागज को खोला। उस पर लकी की राइटिंग में शायद उसके आंसुओं से भीगे कुछ शब्द लिखे थे। मैं जा रहा हूं, अपने गुनाहों की और अर्नव की मौत की माफी लेकर ही लौटूंगा, या फिर मेरी लाश ही वापस आएगी। ये पढ़ते ही ध्रुवांश की आंखें सिकुड़ गईं। वो सब समझ गया। लकी के दादा सजीवन ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, लॉर्ड डेविल, मुझे डर है कि कहीं मेरा पोता उस गुस्से और गिल्ट में पागल होकर सीधा एंजल सेक्ट पर अकेले ही हमला ना कर दे। वो मारा जाएगा। कमरे में टेंशन फैल गई, लेकिन ध्रुवांश ने कागज को मोड़कर अपनी जेब में रखा और बहुत ही रिलैक्स्ड आवाज में कहा, कोई बात नहीं मुखिया जी, आप फिक्र मत कीजिए। ध्रुवांश ने सबको समझाते हुए कहा, लकी कोई बच्चा नहीं है। उसने काफी समय तक मूनलाइट की वाइस प्रेसिडेंसी को बहुत ही परफेक्टली हैंडल किया है। वो इंसानों की दुनिया में उनके बीच एक इंसान बनकर बहुत लंबे टाइम तक छुप कर रहा है। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि सीधा जाकर एंजल सेक्ट के दरवाजे पर अपनी जान दे दे। ध्रुवांश की आंखों में एक तेज चमक आ गई। वो जरूर किसी अनजान जगह पर छुपकर पहले खुद को मजबूत करेगा और फिर सही मौका देखकर उन पर हमला करेगा। और वैसे भी
ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पास मेरी डिवाइन एनर्जी से बनी हुई बहुत सी चीजें और हथियार हैं। जब भी वो उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा, मुझे तुरंत उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा और ठीक उसी वक्त हम भी अपनी आर्मी के साथ वहां हमला करेंगे। एंजल सेक्ट का नामो निशान मिटाकर हम लकी को वापस लेकर आएंगे। ये बात सुनकर लकी के दादा और मूनलाइट के सभी लीडर्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें अपने गॉड पर पूरा यकीन था। उसके बाद ध्रुवांश ने रिकार्डो से कल के फंक्शन की तैयारियों की डिटेल पूछी। रिकार्डो ने खुशी खुशी सब बताया। मास्टर, बहुत से इंसानों ने न्यू सिटी में रहने का फैसला किया है और कई घर रेंट पर लिए हैं। ओबरॉय फैमिली के रेस्टोरेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं। अलग अलग प्रजाति के बहुत से नए डेमी ह्यूमंस भी मूनलाइट में आकर खुद को आपके लॉर्ड डेविल के अंडर करके यहाँ बस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, द्रोना एकेडमी का नया हेडक्वार्टर यहाँ तैयार हो रहा है और फमीलिया और ई गेट की गवर्नमेंट्स ने भी रिक्वेस्ट भेजी है कि उनकी द्रोना एकेडमीज के लिए भी यहाँ मूनलाइट में जगह दी जाए। मूनलाइट अब सच में इस दुनिया का सेंटर बन रहा था। मूनलाइट रेल्म, न्यू सिटी, मिड सिटी। वहीं दूसरी ओर न्यू सिटी में रात का नजारा एकदम अलग और जादुई था। दिन भर जहां वो दुकानें सजी हुई थीं, अब वो दुकानें हटा दी गई थीं और वो विशाल कॉबलस्टोन वाला ग्राउंड एकदम खाली हो गया था। लेकिन वहां कोई खामोशी नहीं थी। वहां हजारों लोग यानी ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस दोनों जमा थे। ग्राउंड के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा कैंप फायर जला हुआ था। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। उस आग पर मूनलाइट के बाहर वाले जंगलों से शिकार करके लाए गए बहुत ही विशालकाय हेरोन और क्रैब जैसे दिखने वाले खतरनाक मॉन्स्टर्स का मीट पकाया जा रहा था। हवा में भुने हुए गोश्त और जादुई मसालों की बहुत ही खतरनाक और ललचाने वाली खुशबू तैर रही थी। वहां पर कई छोटे छोटे गोल लकड़ी के टेबल लगे हुए थे। लोग वहां बैठकर मूनलाइट बियर और वाइन पी रहे थे और खुशी से नाच गा रहे थे। इन सब के बीच वहां ड्यू मौजूद था। ड्यू अपने उन दो ब्लैक क्लोक्ड साइलेंट किलर साथियों के साथ एक अंधेरे कोने में खड़ा होकर पूरे क्राउड पर चील कैसी नजर रखे हुए था। ड्यू की नजरें अचानक ग्राउंड के एंट्रेंस की तरफ गईं। वहां से कबीर अपनी टीम यानी ईशा, शुभम, कृति, प्रिया, विशु के साथ अंदर आ रहा था। कबीर ने भी दूर से ड्यू को देख लिया। कबीर के चेहरे पर एक बहुत ही एक्साइटेड स्माइल आ गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, आओ गाइस, मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलवाता हूं। मास्टर? ये सुनकर ईशा, शुभम और बाकी सब हैरान और खुश हुए। वो सब कबीर के पीछे पीछे उस अंधेरे कोने की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो ड्यू के पास पहुंचे, कबीर ने बहुत ही इज्जत से अपना सिर थोड़ा सा झुकाकर ड्यू को ग्रीट किया और बोला, गाइस, ये है मेरे गुरु मास्टर ड्यू। ये नाम सुनते ही शुभम, कृति, प्रिया और ईशा सब हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सब ड्यू का नाम बहुत अच्छे से जानते थे। ई गेट की बैटल में और आज टीवी पर फमीलिया की उस लड़ाई में उन्होंने इस शख्स को एक परछाई की तरह सैकड़ों कमांडर्स की गर्दनें काटते हुए देखा था, सिवाय विशु के, जिसे कुछ पता नहीं था। बाकी सब ने बहुत ही घबराहट और इज्जत से ड्यू के सामने अपना सिर झुकाकर उसे ग्रीट किया। ड्यू ने भी एक बहुत ही जेंटल स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट किया। कबीर ने एक एक करके ड्यू को सबसे इंट्रोड्यूस किया और आखिर में कबीर ने ईशा के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही प्राउडली बोला, और मास्टर, ये है ईशा, ध्रुवांश भाई की सगी छोटी बहन। बूम! ये शब्द सुनते ही ड्यू की वो जेंटल स्माइल अचानक एक बहुत ही डीप भक्ति और रेवरेंस में बदल गई। ड्यू ने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत अपने घुटने जमीन पर टेक दिए, अपना दाया हाथ अपने सीने पर रखा और अपना सिर झुका दिया। प्रणाम, ड्यू ने बहुत ही भारी और इज्जत भरी आवाज में कहा। यह नजारा देखकर वहां आसपास जश्न मना रहे जो भी डेमी ह्यूमंस और मूनलाइट के सैनिक थे, वो सब अपना खाना पीना छोड़कर सीधे अपने घुटनों के बल जमीन पर आ गए। उन्होंने कुछ सुना नहीं था कि ईशा कौन है, लेकिन उनका रूल सिंपल था। अगर मूनलाइट का सुप्रीम कमांडर ड्यू किसी के आगे घुटने टेक रहा है, तो वो इंसान यकीनन गॉड के लेवल का कोई बहुत ही ऊंचे ओहदे वाला शख्स होगा, और अगर वो उसके आगे नहीं झुके तो ये उस शख्स का सबसे बड़ा अपमान माना जाएगा। पूरा ग्राउंड अचानक से घुटनों पर आ गया। ईशा, कृति, प्रिया, शुभम और विशु ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। कबीर के तो पसीने छूट गए। वो जल्दी से घबराते हुए ड्यू के पास नीचे बैठा और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला,
अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं मास्टर आप? ईशा को नहीं पता है कि उसका भाई यानी ध्रुवांश असल में लॉर्ड डेविल है। आप ऐसे पब्लिक के सामने घुटने टेक कर उसको डरा रहे हैं और हमारा सीक्रेट खोल रहे हैं। ड्यू तुरंत समझ गया। उसने हाँ में सिर हिलाया और एक बहुत ही स्मार्ट स्माइल के साथ खड़ा हुआ। ड्यू ने ईशा को देखकर बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आप घबराइए मत। बात दरअसल ये है कि आपके भाई ध्रुवांश ने मेरी और मूनलाइट की बहुत मदद की है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और चूंकि आप उनकी बहन हैं, इसलिए आप भी मेरे लिए उतनी ही रिस्पेक्टेड है। ईशा का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो अभी भी घबराई हुई थी। उसने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए अपने हाथ जोड़ के कहा, नहीं नहीं, आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं सर। आप इतने महान फाइटर हैं, आपको मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान के सामने ऐसे नहीं झुकना चाहिए। और आप भी मुझे ध्रुवांश भाई की तरह सिर्फ ईशा कहकर बुला सकते हैं। ये सुनकर ड्यू थोड़े धर्म संकट में पड़ गया। लॉर्ड डेविल की सगी बहन को सिर्फ नाम से बुलाना, ये तो मास्टर का बहुत बड़ा अपमान होगा। लेकिन अगर मैं उनकी बात ना मानूं तो भी प्रॉब्लम है। ड्यू ने कुछ सोचते हुए एक बीच का रास्ता निकाला। ठीक है, मैं आपको सिस्टर ईशा बुलाऊंगा। ईशा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। तभी प्रिया ने कृति के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, यार कृति, ये ईशा का भाई आखिर है क्या चीज? हमने ड्यू के बारे में सुना है, वो इतना पावरफुल इंसान होकर भी ध्रुवांश की इतनी अंधों की तरह रिस्पेक्ट करता है। शुभम, जो उनके पास ही खड़ा था, ने सुन लिया और धीरे से एक मुस्कान के साथ कहा, ध्रुवांश भाई चीज ही ऐसी है प्रिया। उनसे मिलने वाला इंसान या तो उनका अंधा फैन बन जाता है या फिर उनका दुश्मन। ड्यू उन सभी को अपने साथ एक वीआईपी टेबल की तरफ ले जाने लगा। तभी क्राउड के बीच से कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। वहां एक नया डेमी ह्यूमन, जो शायद आज ही मूनलाइट में रहने आया था, वो बहुत ज्यादा शराब पीकर एक इंसानी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींच रहा था। ड्यू के कदम रुक गए, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने मुड़कर भी नहीं देखा, बस अपनी 2 उंगलियों से एक बहुत ही हल्का सा इशारा किया। ड्यू के ठीक पीछे खड़ा उसका वो ब्लैक क्लोक्ड साइलेंट किलर साथी अचानक वहां से परछाई बनकर गायब हो गया। वो ब्लैक किलर बहुत ही स्मूथ और कूल तरीके से लोगों की भीड़ की परछाइयों के बीच से होता हुआ सीधा उस डेमी ह्यूमन के बिल्कुल पीछे जाकर प्रकट हुआ। श्वैंग! बिना किसी वार्निंग के उस किलर ने अपनी तलवार निकाली और उस डेमी ह्यूमन का वो हाथ जिससे उसने उस लड़की को पकड़ रखा था, एक ही झटके में कंधे से काटकर हवा में उड़ा दिया। वो डेमी ह्यूमन खून का फव्वारा छोड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो ब्लैक किलर अपनी तलवार से खून झटकते हुए उस तड़पते हुए डेमी ह्यूमन और बाकी सभी लोगों को देखते हुए एक बहुत ही खौफनाक आवाज में बोला, यहाँ मूनलाइट में डेमी ह्यूमन हो या इंसान, किसी को भी लॉर्ड डेविल के रूल्स तोड़ने की इजाजत नहीं है। किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना छूना भी यहाँ मौत के बराबर गुनाह है। तभी वहां मूनलाइट के कुछ सैनिक आए और उस तड़पते हुए डेमी ह्यूमन को घसीटकर इलाज के लिए ले गए ताकि उसे जेल में डाला जा सके। वो डरी हुई इंसानी लड़की उस ब्लैक किलर के सामने सिर झुकाकर शुक्रिया कहने लगी। उस किलर ने अपनी तलवार वापस रखते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मूनलाइट में आप सब इंसानों की सेफ्टी के लिए ही हम लोग हैं। आप बेफिक्र होकर यहाँ कहीं भी घूम सकती हैं। किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये पूरा खौफनाक इंसाफ देखकर ईशा, कृति, प्रिया और विशु हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घबराहट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। 1 सेकंड में हाथ काट दिया। ड्यू ने उन सबको डरा हुआ देखकर एक बहुत ही कैजुअल स्माइल के साथ कहा, डरिए मत, ये सब यहाँ आम बात है, इसको इग्नोर करिए और मेरे साथ चलिए। कबीर ने भी उन्हें रिलैक्स किया और वो सब जाकर एक बहुत बड़ी शानदार टेबल पर बैठ गए। लोग उनके लिए टेबल पर बहुत सी खूबसूरत डिशेस सजाने लगे। ड्यू ने अपने हाथों से एक बहुत महंगी वाइन की बोतल खोली और कबीर और शुभम के ग्लास में डाली। वहां मौजूद लड़कियों में से कोई भी ड्रिंक करने वाला नहीं था, इसलिए उनके लिए स्पेशल जादुई कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई गई। ड्यू के वो दोनों साइलेंट किलर्स टेबल पर नहीं बैठे थे, वो अभी भी अंधेरे में खड़े होकर अपना काम कर रहे थे। सभी ने चीयर्स करते हुए अपना अपना ग्लास खत्म किया। टेबल पर वो भुना हुआ डीमन मीट और नॉर्मल चिकन लगा हुआ था। सभी लड़कियों और विशु ने पहली बार बहुत ही डरते डरते और अजीब सा मुंह बनाते हुए उस डीमन मीट का एक छोटा सा बाइट ट्राई किया। लेकिन जैसे ही वो जादुई मीट उनके मुंह में गया, वाह! उन सबको वो इतना ज्यादा टेस्टी और जूसी लगा कि वो पागलों की तरह उसे खाने लगे। शुभम और कबीर ये देखकर हंस रहे थे। उन्होंने पहले भी डीमन मीट खाया हुआ था। असल में हंटर्स को उनकी ट्रेनिंग में ही डीमन मीट खाने की आदत डाल दी जाती थी ताकि बाहरी जंगलों की रेड में उन्हें खाने की कमी ना हो। कुछ देर बाद उनकी टेबल पर एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सी डेमी ह्यूमन जिसके बिल्ली जैसे कान थे, वो कुछ और खाने पीने की चीजें लेकर आई। विशु, जो अब तक वाइन पीकर काफी हद तक टल्ली हो चुका था,
उसका सारा डर अब हवा हो चुका था। वो डेमी ह्यूमन से पूरी तरह घुल मिल गया था। विशु ने उस खूबसूरत डेमी ह्यूमन लड़की को देखा। विशु ने नशे में धुत होकर अपने दोनों हाथों से उस लड़की के चेहरे और हाथों को छूते हुए बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा, अरे भाई, तुम तो सच में बिल्कुल असली हो यार। बताओ, किसने सोचा था कि दुनिया में ऐसे भी जीव होते हैं? मुझे तो लगा था कि तुम सब नकली हो। विशु ने उस लड़की के उभरे हुए सीने पर हाथ मारते हुए कहा, वैसे भाई, तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी सॉफ्ट और जिम वाली है, और तुम्हारा ये सीना भी लड़कियों की तरह काफ़ी उभरा हुआ है। कौन सा वर्कआउट करते हो भाई? सन्नाटा। विशु ये बकवास कर ही रहा था कि धड़ाक, एक बहुत ही भयानक और जोरदार मुक्के की आवाज आई और अगले ही सेकंड विशु टेबल पर अपना सिर रखकर बेहोश होता हुआ दिखाई दिया। वो मुक्का प्रिया ने मारा था। प्रिया गुस्से से हाक बबूला हो रही थी। वो अपने दांत पीसते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, ये लड़के ना शक्ल से देखने में कितने भी भोले क्यों ना लगे, लेकिन अंदर से तो सारे के सारे मर्द ही होते हैं ना, ठरकी कहीं के। ये देखकर कबीर, शुभम, कृति और ईशा सब पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे। बेचारा विशु, उस मासूम को नशे में ये पता ही नहीं चला था कि वो जिसे भाई बोलकर छू रहा था वो एक लड़की थी। उसने उसे डेमी ह्यूमन लड़का समझ लिया था। प्रिया ने बहुत ही शर्मिंदा होकर उस डेमी ह्यूमन लड़की से विशु की तरफ से माफी मांगी। कबीर ने भी हंसते हुए उस लड़की को एक्सप्लेन किया कि विशु गांव से है और उसे डेमी ह्यूमंस के बारे में कुछ नहीं पता, वो उसे लड़का समझ रहा था। वो लड़की भी हंसते हुए वहां से चली गई। रात काफी हो चुकी थी। प्रिया उस बेहोश विशु को खींचती हुई वहीं पास के एक बहुत बड़े महल जैसी बिल्डिंग में ले गई। वो मूनलाइट का एक 5 स्टार होटल था जो चौहान फैमिली चला रही थी। वो सब आज रात वहीं रुकने वाले थे। शुभम और कृति भी थोड़ी देर में मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से अपने रूम की तरफ चले गए। वो सभी एक ही होटल में रुकने वाले थे। टेबल पर अब सिर्फ ईशा, कबीर और ड्यू बचे थे। कुछ देर और रुकने और बातें करने के बाद कबीर भी ईशा को लेकर होटल की तरफ जाने के लिए उठा। उनके जाते ही ड्यू ने खाली टेबल पर बैठकर बहुत ही धीरे से एक नाम बुलाया, स्वूश। तभी ड्यू के ठीक पीछे की परछाई से एक बहुत ही डार्क आकृति बाहर निकले। ड्यू ने उस ब्लैक किलर को देखते हुए एक बहुत ही खतरनाक और सीरियस आवाज में ऑर्डर दिया, तुम सिस्टर ईशा की परछाई बनकर रहोगे। वो मेरे मास्टर यानी लॉर्ड डेविल की सगी बहन है। तुम मेरे सबऑर्डिनेट्स में सबसे पावरफुल और बेस्ट हो। याद रखना, सिस्टर ईशा को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। उस किलर ने सिर्फ जी मास्टर कहा और वो फिर से परछाई बनकर गायब हो गया। वो सीधा जाकर ईशा की परछाई में समा गया। अब ईशा जहां भी जाएगी वो किलर उसकी परछाई में रहकर उसकी रक्षा करेगा। कुछ देर में कबीर और ईशा होटल के एक बहुत ही आलीशान रूम के बाहर पहुंचे। कबीर ने ईशा को उसके रूम के दरवाजे तक छोड़ा। ईशा के अंदर जाते ही वो परछाई यानी किलर ईशा के पीछे अंदर नहीं गई, बल्कि वो रूम के बाहर ही दरवाजे की परछाई में छिपकर खड़ी हो गई। उसे प्राइवेसी की रिस्पेक्ट थी। कबीर ने ईशा को गुड नाइट बोला और वो मुड़कर अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी ईशा ने दरवाजे से बाहर झांकते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? कबीर ने हैरानी से पीछे मुड़कर कहा, अपने रूम में सोने। ईशा ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए एक बहुत ही मासूम लेकिन डिमांडिंग आवाज में कहा, कृति और शुभम का एक रूम है, यहां तक कि प्रिया और विशु भी एक ही रूम में रुके हैं, तो हमारा रूम अलग क्यों है? ये सुनकर तो कबीर के होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ईशा ने बहुत ही खूबसूरती से मुस्कुराते हुए एक राजकुमारी वाले अंदाज में ऑर्डर देते हुए कहा, अंदर आ जाइए, और हाँ, दरवाजा बंद करते हुए आना। कबीर का दिल जोर से धड़का। वो मुस्कुराते हुए खुशी खुशी वापस पलटा और दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। ईशा तुरंत रूम के चेंजिंग रूम में चली गई। वहां होटल की तरफ से पहले से ही कुछ बहुत ही महंगे और खूबसूरत ड्रेस रखे हुए थे, क्योंकि मूनलाइट में बाहर का सामान अलाउड नहीं था। और चूंकि ये रूम ईशा राय फैमिली की होने वाली बहू का था, इसलिए वहां के कपड़े और भी ज्यादा रॉयल थे। ईशा एक बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल सिल्क की नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आई। कबीर उसे देखता ही रह गया। ईशा शर्माते हुए सीधे बेड पर जाकर लेट गई। उसने अपने बगल में थपथपाते हुए कहा, लेट जाइए। कबीर भी मुस्कुराते हुए बेड पर उसके बगल में लेट गया। दोनों बेड के किनारों पर एक दूसरे की ओर पीठ करके लेटे हुए थे। दोनों की धड़कनें बहुत तेज थीं और दोनों कुछ कुछ सोच रहे थे। काफी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद अचानक दोनों एक ही साथ पलटे और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। दोनों के चेहरों पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई। वो दोनों खिसक कर एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए। ईशा ने अपना सिर कबीर के मजबूत सीने पर रख लिया और कबीर ने अपना हाथ बहुत ही प्यार से ईशा के सिर पर रख दिया। ईशा ने कबीर की शर्ट के बटन से खेलते हुए सोचते हुए पूछा,
कबीर, आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि कल के उस बड़े फंक्शन में राय फैमिली आखिर क्या अनाउंसमेंट करने वाली है। ये सुनकर कबीर के चेहरे पर एक बहुत ही शरारती मुस्कान आ गई। उसने ईशा के बालों को चूमते हुए कहा, वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा मेरी जान। ईशा ने गुस्से से अपना मुंह फुला लिया और कबीर के सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं कबीर। ऐसे ही वो दोनों सो गए। अगली सुबह होटल के नीचे उस बहुत ही खूबसूरत ओपन एयर डाइनिंग एरिया में कबीर और ईशा रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके थे। ईशा ने एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस जैसी मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई थी। वहीं कबीर ने एक परफेक्ट फिटिंग वाली वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। दोनों किसी रॉयल कपल से कम नहीं लग रहे थे। वो दोनों एक टेबल पर बैठे ही थे कि तभी कृति और शुभम भी वहां आ गए। लेकिन उनके आते ही कबीर और ईशा की नजर उन पर गई और उनकी हंसी छूट गई। कृति की गोरी गर्दन पर बहुत सारे साफ साफ लाल निशान दिखाई दे रहे थे और शुभम के होठों पर एक हल्का सा कट लगा हुआ था। कबीर और ईशा ने यह सब पहले ही नोटिस कर लिया था, इसलिए वो दोनों मुंह दबाकर हंसने लगे। शुभम और कृति समझ गए कि उनका राज खुल गया है। वो दोनों शर्म से अपना सिर झुकाते हुए चुपचाप आकर टेबल पर बैठ गए। कृति ने गुस्से से ईशा को घूरते हुए कहा, तुझे बड़ी हंसी आ रही है। ईशा खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी। वहीं शुभम ने बहुत ही दयनीय शक्ल बनाते हुए कबीर के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। कबीर भाई, प्लीज यार, अगर आपके पास वो रिकवरी पोशन है तो थोड़ा सा मुझे दे दो यार। भाई की इज्जत बचा लो, लोग घूर रहे हैं मुझे। कबीर ने मुस्कुराते हुए जानबूझकर मजे लेते हुए कहा, पोशन तो है भाई, लेकिन कुछ देर ऐसे ही रहो तुम दोनों। सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। शुभम पागलों की तरह कबीर के हाथ पैर जोड़ने लगा। आसपास से गुजरने वाले लोग भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी वहां प्रिया और विशु भी आ गए, लेकिन उन दोनों की हालत तो शुभम और कृति से भी ज्यादा खराब थी। विशु, जिसने कल रात शराब पी ली थी, उसकी पूरी गर्दन और कॉलर बोन पर अनगिनत लाल निशान थे, जबकि प्रिया के शरीर पर एक भी निशान नहीं था। ये नजारा देखकर कबीर, शुभम, कृति और ईशा चारों ने एक साथ कोरस में कहा, बेचारा गांव का भोला भाला बच्चा। कृति ने भी हंसते हुए कहा, हाँ यार, बेचारा एक बहुत ही गलत और जंगली प्रिया के चंगुल में फंस गया कल रात। प्रिया और विशु को इस तरह डैमेज्ड देखकर शुभम और कृति अब थोड़ा सेफ और रिलैक्स फील कर रहे थे, क्योंकि अब जो भी देखेगा वो विशु को ही घूरेगा। उनके छोटे मोटे निशानों को कोई नोटिस नहीं करने वाला था। वहां सभी बहुत ही हंसी मजाक और खुशी के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शुभम अभी भी कबीर को उस पोषण के लिए मनाने में लगा हुआ था। तभी होटल के मेन गेट से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग अंदर एंटर हुए। वहां एम्परर सक्सेसर्स माही, अनिकेत और विवेक चले आ रहे थे और उनकी थोड़ी ही देर बाद एक और बहुत बड़ा और रॉयल ग्रुप अंदर आया, जिसमें कबीर का भाई शोभित, उसकी बहन और राय फैमिली के कुछ और कजिन्स मौजूद थे। ये सभी लोग आज के उस फंक्शन के लिए और कबीर और ईशा से मिलने के लिए ही यहां आए थे। क्या होगा जब ये सभी एक साथ मूनलाइट में मिलेंगे और जब पूरी दुनिया के सामने ईशा को प्रेसिडेंट घोषित किया जाएगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? कहानी अब एक बहुत ही ग्रैंड और इमोशनल सेलिब्रेशन की ओर बढ़ रही है।